Hi viewers, I have come once again with a new video. This video is from your English book First Flight and lesson number 4. The title of this video is From the Diary of Annie Frank, written by Annie Frank. Dear students, इसके पहले भी मैंने आपके लिए वीडियोस बनाए हैं. आज के इस वीडियो में आप एनी फ्रैंक की डायरी और उनके लाइफ के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे. आप जैसे कि इस पेज पे देख पा रहे हैं, एनी फ्रैंक का एक फ़ोटो लगा हुआ एंड बिलो दिस फोटो शी हैज़ रिटन her wish is, this is a photo as I would wish myself to look all the time. Then I would maybe have a chance to come to Hollywood. Annie Frank, 10 October 1942. 10 अक्टूबर 1942 को एनी फ्रैंक ने अपने दिल की बात लिखी. उनकी ये एक इच्छा थी, उनकी एक विश थी. जैसा उन्होंने फ़ोटो लगाया, वो हमेशा ऐसे ही दिखना चाहती थी और उन्हें उम्मीद थी कि शायद कभी एक मौका उन्हें मिलेगा हॉलीवुड में आने का. Before you read, this is the section of your book. Before starting the main text, some important information about Annie Frank has been given here. Let us see what is the information. And you can see I have written English and Hindi meaning of difficult words. So in the meantime, we will discuss these difficult words also. Let's start. Before you read, Annalise Mary Frank. Annalise Mary Annie Frank. एनी फ्रैंक का पूरा नाम दिया गया एनालिस मैरी एनी फ्रैंक. लाइफ स्पैन इज 12th June 1929 to February March 1945. ये इनका लाइफ स्पैन है, ये इनके जीवन का पीरियड है. 12th June 1929 को इनका जन्म हुआ था और मार्च 1945 में इनकी डेथ हुई थी. तो लेट्स सी व्हाट इज रिटन. एनालिस मैरी एनी फ्रैंक, 12th June 1929 February March 1945, was a German. इंपॉर्टेंट बात है, she was a German born Jewish girl. जर्मन थी और जीविश गर्ल थी. जीविश यानी कि जीव्स यहूदियों के समुदाय की थी, यहूदी धर्म की ये एक लड़की थी. who wrote while in hiding with her family. और इन्होंने अपनी डायरी उस वक्त लिखी जब ये हाइडिंग में थी, छिपी हुई थी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ. एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टर्डम. अपने फैमिली के साथ साथ इनके 4 फ्रेंड्स भी थे और ये लोग एम्स्टर्डम में छिपे हुए थे. ये बात उस समय की है जब जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड गोइंग ऑन. जर्मन ऑक्यूपेशन, नीदरलैंड पर जब जर्मनी ने अपना आधिपत्य, अपनी सोरेंटी जमा ली थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तब की ये घटना है. हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी. As you can well understand, her family had moved to Amsterdam after the Nazis gained power in Germany.
नाजियों के जर्मनी में पावर गेन कर लेने के बाद, सत्ता में आ जाने के बाद, इनकी फैमिली एम्स्टर्डम मूव कर गई, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। लेकिन पकड़े गए तब जब नाजियों का सोरेंटी, नाजियों का आधिपत्य फैलते फैलते नीदरलैंड तक पहुंच गया। एज persecutions against the Jewish population increased, her family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। और persecutions means harassment, उत्पीड़न। नाजी पॉपुलेशन के अगेंस्ट जब जेविश पॉपुलेशन के अगेंस्ट जब नाजीज का हैरेसमेंट, परसिक्यूशन बढ़ता चला गया, तब एनी फ्रैंक की फैमिली 1942 में इनके पिता मिस्टर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में जाकर छिप गई। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister मार्गॉट फ्रैंक। 2 साल तक ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में एनी फ्रैंक और उनकी फैमिली छिपी रही, लेकिन 2 साल के बाद किसी ने धोखा दिया और इनकी फैमिली पकड़ी गई एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप, और वहाँ से उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया नाजीज के कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम में, जहां पर एनी फ्रैंक के टाइफस नामक बीमारी से बर्जन बेल्सन नामक स्थान पर मौत हो गई। इनकी बहन मार्गॉट फ्रैंक के मौत के कुछ दिनों के अंदर हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप। अब इस परिवार में सिर्फ और सिर्फ एनी के पिता ऑटो फ्रैंक ही बचे थे। एंड ही रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1942 में एंड हुआ, समाप्त हुआ, तो मिस्टर ऑटो फ्रैंक रिटर्न्ड टू एम्स्टर्डम टू फाइंड that her diary had been saved. Convinced that it was a unique record, he took action to have it published. एनी के फादर को ये लगा कि एनी की जो डायरी है ये एक इम्पोर्टेंट और यूनिक रिकॉर्ड है उस वक्त की, तो उन्होंने एक्शन लिया और इस डायरी को उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश कराया एंड नेम्ड द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उस डायरी का नाम रखा इन्होंने द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर दिया गया था। एंड क्रॉनिकल्स मीन्स हिस्ट्री, एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। एनी फ्रैंक ने अपने लाइफ के इवेंट्स को 12th June 1942 से लेकर 1st August 1944 तक की अपने लाइफ में जो कुछ भी उन्होंने देखा था
इस डायरी में उन्होंने लिखा था। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेस। और फाइनली उनकी इस डायरी को जो उन्होंने डच लैंग्वेज में लिखा था, बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे ट्रांसलेट किया गया एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। और एनी की लिखी हुई ये डायरी दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स बनी। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, television and theatrical productions, and even an opera. Opera means musical drama, means संगीत नाटक, based on the diary। एनी के डायरी के बेस पर बहुत सारी फिल्में बनाई गई, टेलीविज़न और थिएटर के प्रोडक्शंस प्रिपेयर किए गए, मतलब टेलीविज़न सीरियल्स, थिएटर और ओपेरा, जैसा आपने सुना म्यूजिकल ड्रामा होता ओपेरा, ये सब बनाए गए ऑन द बेस ऑफ हर डायरी। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ हर डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। नाजियों के ऑक्यूपेशन के दौरान इन्होंने अपनी डायरी में अपने मैच्योर होने के, अपने प्रैक्टिकल माइंडेड होने के इंटीमेशंस दिए हैं। एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। जर्मनी में जिस प्रकार से नाजीज ने जीव्स के प्रति, होलोकास्ट, जीव्स का जो सर्वनाश किया, जीव्स के प्रति जो उन्होंने कठोर कदम उठाए, उनको मारे जाने की जो नीति बनाई, वो सारी चीज़ें एनी फ्रैंक ने देखी और उसको इन्होंने अपने डायरी में डिस्कस किया। एंड शी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड गर्ल। उनकी इस राइटिंग ने, उनकी इस लेख ने उन्हें बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही फेमस गर्ल बनाया। तो दिस वॉज अबाउट एनी फ्रैंक। नाउ कम टू द मेन टेक्स्ट, the story. The title of this lesson which we are going through is from the diary of Annie Frank. So let's see. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Here Annie Frank is keeping her view to us, and she is writing, depicting that writing a diary is a really strange experience for her. डायरी लिखना उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस रहा है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि इसके पहले मैंने डायरी लिखी नहीं, बट also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in this musings. Musings means thinking of a 13-year-old school girl. Strange experience इसलिए है क्योंकि डायरी लिखने के बाद ना तो मैं और ना ही कोई और मेरे जैसे 13-year-old स्कूल गोइंग चाइल्ड पर कोई विचार करेगा। ओह वेल, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, अगर मेरे डायरी पर कोई विचार नहीं करेगा तो कोई बात नहीं।
I feel like writing. I feel like writing means it is coming to me to write in my mind. I'm willing to write, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. और जो कुछ भी लिखने के लिए ज़रूरी है वो सब मेरे मन में है. Paper has more patience than people. This is very important quotation given by Anne Frank. The meaning of this quotation, paper has more patience than people, is that one can pour out his or her feelings, emotions, and thoughts through writing, that too without being judged by paper. आपके मन में या किसी भी व्यक्ति के मन में जो भी विचार हैं, जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उनको पेपर पर उड़ेल सकता है. और ऐसा करने पर पेपर उसको जज नहीं करेगा कि कैसे उड़ेल रहे हैं या फिर कितना उड़ेल रहे हैं, क्यों उड़ेल रहे हैं. आपके मन में जो भी भावनाएं हैं उनको पेपर पर व्यक्त कर सकते हैं. दिस इज द मीनिंग ऑफ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड. ये थॉट मेरे मन में उन दिनों आया जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड महसूस कर रही थी. And was sitting at home with my chin in my hands. और मैं सिर झुकाए हुए अपने हाथ में अपने चेहरे को लटकाए हुए बैठी थी. बोर्ड एंड लिस्टलेस, ऊब रही थी, इनडिफरेंट फील कर रही थी, उदासीन फील कर रही थी मैं. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और ये सोच रही थी कि घर में रहूं या बाहर जाऊं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज. और फाइनली मैंने डिसीजन लिया, मैं वहीं रही जहां पर मैं थी. ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग, विचार करते हुए. यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, एंड सिंस I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend. जैसा कि पहले भी आपने सुना, पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल. तो यहाँ एक बार फिर ये थिंकिंग एनी के माइंड में आई. इन्होंने कहा यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, and since I am not planning to let anyone else read this. और एनी की प्लानिंग भी ऐसी थी कि उनकी इस डायरी को जो वो लिखने वाली थी कोई दूसरा पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ेगा नहीं. और एनी ने जो कुछ लिखा उसको डायरी का नाम दिया अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड. और उनकी इस डायरी को तब तक कोई पढ़ नहीं सकता था जब तक कि एनी को वास्तविक फ्रेंड, रियल फ्रेंड ना मिल जाए. इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. तो जब तक कोई ऐसा रियल फ्रेंड नहीं मिलता है जो इसको पढ़ सके तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ऐसा एनी ने सोचा. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट that prompted me to keep a diary in the first place. Now I am back to the point. Means Annie is coming on the point of her writing the diary which prompted her, जिसने इनको prompt किया, प्रेरित किया डायरी को फर्स्ट प्लेस पर प्राथमिकता देने के लिए. I don't have a friend. एनी का कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. एनी वॉन्ट टू मेक हर व्यू मोर क्लियर.
Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, Annie is saying it is not easy for anyone to realize, to believe that I, Miss Annie, was alone in the world. कोई विश्वास नहीं करेगा कि एनी इस दुनिया में जो 13 साल की लड़की है बिल्कुल अकेली है। इसके पहले भी अभी आपने सुना एनी के फैमिली मेम्बर्स के बारे में, बट हियर एनी इज सेइंग शी इज अलोन इन द वर्ल्ड। आई एम नॉट एंड आई एम नॉट, जबकि मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर। मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, प्यार करने वाले माता पिता हैं। 16-year-old मेरी सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। और लगभग 30 पीपल हैं, 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। मेरा एक परिवार है, प्यार करने वाली आंट्स हैं, एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। ऐसे ऊपर ऊपर देखने पर, सरफेस पर तो मेरे पास सब कुछ है। मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरे फ्रेंड्स हैं, प्यार करने वाले माता पिता, सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक ट्रू फ्रेंड के। मेरे पास ट्रू फ्रेंड नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो जिस पर मेरा ज़्यादा विचार जाता है, जिस पर मेरा ध्यान जाता है, एंड दैट इज़ अ गुड टाइम। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. हर रोज़ की, दिन भर की जो भी घटनाएं होती हैं, सिर्फ मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। We don't seem to be able to get any closer. लेकिन हम, लगता ही नहीं है कि इतने एक दूसरे के करीब हैं कि अपने दिन भर की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी बातें हैं, उनको हम शेयर कर सके एक दूसरे के साथ। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही सारी समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड in each other. She is admitting here कि maybe it's my own fault that we means the family members couldn't confide in each other. एक दूसरे पर अपने दिल की बात, अपने मन के अंदर की बात एक दूसरे से नहीं कह सकते थे। In any case, that's just how things are. बस चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। दिस कैन नॉट बी चेंज्ड। द माइंड सेट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही कारण है कि मैंने डायरी लिखनी शुरू की। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड in my imagination, I don't want to jot down. Jot down means to write in brief. Jot down the facts in this diary the way most people would do. To enhance the image of this long awaited friend. She was awaiting her real friend, and her real friend in imagination was this diary.
and she didn't want to write in short about this diary. She didn't want to write in brief the facts in this diary. वो इस डायरी में फैक्ट्स को बहुत शॉर्ट में नहीं लिखना चाहती थी जैसा कि सामान्यतः लोग करते हैं. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड. वो डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती थी और फ्रेंड से कोई बात छिपाई नहीं जाती है, फ्रेंड से सारी बात बता दी जाती है. तो अपनी डायरी में वो हर एक बात को क्लियरली डिटेल्ड वे में लिखना चाहती थी. एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और एनी ने अपनी उस फ्रेंड का नाम भी रखा किटी. सिंस no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in. अगर मैं पकड़ी जाती हूँ तो मेरे शब्दों को जो मैं किटी में लिख रही हूँ, अपनी स्टोरी के बारे में, अपनी स्टोरी जो लिख रही हूँ, मेरे जो शब्द हैं वो लोग समझ नहीं पाएंगे. I'd better प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ. इन्होंने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं अपने लाइफ के बारे में शॉर्ट में लिखूं. मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना इनको पसंद नहीं था. माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन. शी इज सेइंग अबाउट हर फादर. Her father is most adorable. Adorable means sacred, पूजनीय. She is telling about her पूजनीय, परम पूज्य पिता. एनी ने ये कहा है कि इनके पिताजी परम पूज्य थे. उनके जैसा व्यक्ति फादर के रूप में इन्होंने कभी नहीं देखा था. Didn't marry my mother until he was 36. मेरे पिता ने मेरी माँ से शादी 36 की एज में की, जबकि माँ की एज उस वक्त 25 थी. माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. इनकी बड़ी बहन मार्गॉट फ्रैंक, ये फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी. फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक जगह है. 1926 में. I was born on 12 June 1929. एनी का जन्म 12 जून 1929 को हुआ. I lived in Frankfurt until I was 4. 4 साल की अवस्था तक एनी फ्रैंकफर्ट में ही रही. My father immigrated to Holland in 1933. फ्रैंकफर्ट से इनके पिता हॉलैंड में इमिग्रेट हो गए 1933 में. माई मदर एडिथ होलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर. मेरी माँ मेरे पिता के साथ, माँ का नाम दिया गया एडिथ होलैंडर फ्रैंक, पिता के साथ सितंबर में हॉलैंड चली गई. वाइल मार्गॉट एंड आई वॉज सेंट टू एसन टू स्टे विथ और ग्रैंड मदर. जबकि मार्गॉट और मुझे दादी माँ के साथ रहने के लिए एसन भेज दिया गया. मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी. मार्गॉट हॉलैंड दिसंबर में गई और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में हॉलैंड गई. When I was plunked down way on the table as a birthday present for Margot. Here Annie is saying she was sent to Holland as a birthday gift for Margot. यहाँ एनी ने बताया है कि इन्हें मार्गॉट, इनकी जो बड़ी सिस्टर थी, उनके बर्थडे प्रेजेंट के रूप में इन्हें हॉलैंड भेजा गया था फरवरी में. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल.
स्कूलिंग के बारे में एनी ने यहाँ बताया है, शी स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से शुरू की थी। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। और इस मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में ये 6 साल की अवस्था तक रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और इस अवस्था में, इस 6 साल की उम्र में मैंने क्लास 1 स्टैंडर्ड की पढ़ाई की। In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. और 6th फॉर्म में, 6th स्टैंडर्ड में मिसेस कोपरस मेरी हेडमिस्ट्रेस थी, मेरी क्लास टीचर थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। सेशन समाप्त हुआ। ईयर के लास्ट में हम दोनों एक दूसरे से अलग हुए और अलग होने का वो पल काफ़ी कष्टप्रद था, दुखदाई था। हम दोनों के दिल रो रहे थे, हम लोगों के दिल टूट रहे थे। इन द समर 1941 ग्रैंडमा फेल इल। आगे इन्हीं बताया कि इन द ईयर 1941 ग्रैंडमा इनकी जो थी बीमार पड़ी एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन कराना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। दादी माँ की बीमारी की वजह से, उनके ऑपरेशन की वजह से मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जा सका। ग्रैंड मदर डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंड माँ 1942 में एक्सपायर हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, means no one knows how much I missed her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. 1942 में जो बर्थडे मेरा पड़ने वाला था, ऐसा प्लान किया गया कि इस बर्थडे का जो सेलिब्रेशन इस ईयर ग्रैंडमा के डेथ की वजह से नहीं हो पाया, दूसरे बर्थडे में हम इसकी भरपाई कर लेंगे, इसको मेकअप कर लेंगे। एंड ग्रैंड माज कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और ग्रैंड माँ के लिए कैंडल जलाई गई परिवार के दूसरे मेंबर्स के साथ। The 4 of us are still doing well. And that brings me to the present day of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. Let's see what is the diary. The diary was written on 20th June 1942 and the day was Saturday. आपने पहले ही सुना है, एनी ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था। तो शी हैज़ डेडिकेटेड दिस थिंग टू हर डायरी। डियरेस्ट किटी, और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। द मीनिंग ऑफ क्वैकिंग इन इट्स बूट्स इज शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। एनी ने कहा, हमारी पूरी क्लास डर और नर्वसनेस की वजह से कांप रही थी। द रीज़न ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decide who'll move up to the next form and who'll be kept back. इस डर की जो वजह थी, निसंदेह टीचर्स की आने वाली वो मीटिंग थी जिसमें ये डिसाइड होने वाला था
कि कौन नेक्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में मूव करेगा और कौन पीछे रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास तो बेट लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं, हमारे पीछे दो लड़के बैठे हुए थे, हम उनके ऊपर हंस रहे थे। ये जो दो लड़के थे उनका नाम था सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड मीन्स एम्पंग मीन्स बाजी लगाना, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट। ये दोनों लड़कों ने अपने हॉलीडे सेविंग के जो भी अमाउंट थे उस अमाउंट को बेट लगाने में, शर्त लगाने में उड़ा दिया था। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स योर गोइंग टू पास। नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। इस तरीके की एक्टिविटी होती रही फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक दोनों लड़कों के बीच में इस तरीके की एक्टिविटी होती रही। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट्स कांट काम देम डाउन। यहाँ तक कि जीज की प्लीडिंग ग्लांसेस यानी रिक्वेस्ट भरी निगाहें और मेरा गुस्से से फूट पड़ना भी उन्हें काम डाउन नहीं कर सका, उन्हें शांत नहीं कर सका उन दोनों लड़कों को। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. If you ask me, अगर आप मेरी बात माने, मुझसे पूछें तो there are so many dummies, dummy means पुतले, तो there are so many dummies that about a quarter of the class means 25% of the strength of the class should be kept back. एनी का कहना है कि अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरे क्लास में बहुत सारे डमीज़ हैं और मेरे क्लास के 25% स्टूडेंट्स को बैक किया जाना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन टीचर इस दुनिया के सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं। इनको प्रेडिक्ट कर पाना, इनके बारे में बता पाना आसान नहीं है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। एनी सिंग शी इज़ नॉट वरीड about her girlfriends and herself. Well, make it. The only subject I'm not sure about is maths. एकमात्र सब्जेक्ट जिसमें एनी को भरोसा नहीं था क्लियर करने का, and that subject was maths. Anyway, all we can do is wait. अब इस वक्त तो हम कुछ और नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो है सिर्फ इंतज़ार। Until then, we keep telling each other not to lose heart. और तब तक हम एक दूसरे से यही कह सकते हैं, डोंट लूज हार्ट, दिल छोटा मत करो। I get along pretty well with all my teachers. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. यानी कि 9 टीचर्स थे जिसमें से 7 मेल थे और 2 फीमेल टीचर्स थीं, और सबके साथ एनी ने बहुत ही अच्छी जान पहचान दोस्ती कर रखी थी।
Mr. Kissing, the old foggy. Foggy means an old fashioned man, पुराने विचारों वाले व्यक्ति. Mr. Kissing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages. Mr. Kissing, जो पुराने ख्यालों के व्यक्ति थे, पुराने विचारों वाले व्यक्ति थे, हमें मैथ पढ़ाते थे. मुझसे ऐसा लगता था जैसे सदियों से नाराज हैं. बिकॉज आई टॉक्ड टू मच. कारण था कि मैं बहुत बात करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. उन्होंने कई बार मुझे वार्न किया और वार्न करने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया. एन एसे ऑन द सब्जेक्ट. उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क के रूप में एक ऐसे दे दिया और ऐसे का सब्जेक्ट था अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स की मीनिंग होती है गप्पी. गप हाँकने पर उन्होंने मुझे एक ऐसे लिखने का असाइनमेंट दे दिया. अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? I'd worry about that letter, I decided. इस पर क्या लिखा जा सकता है, इस पे बाद में मैं विचार करूँगी, अभी चिंता नहीं करना है. इन्होंने डिसाइड किया. आई जॉटेड डाउन द लिटिल इन माई नोटबुक. मैंने अपनी नोटबुक में शॉर्ट में उसके बारे में थोड़ा सा लिखा. टग्ड इट इन माई बैग. फिर उस नोटबुक को मैंने अपने बैग में टक कर दिया, रख दिया. एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. और शांत रहने की कोशिश की. दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई. उस दिन शाम को जब मैंने बाकी के होमवर्क पूरे कर लिए, तब मेरी नज़र उस काम पर पड़ी. अबाउट अ चैटर बॉक्स, द एसे विच हैड बीन असाइंड बाय मिस्टर किसिंग. उस पर इनकी निगाहें शाम को पड़ी. आई बेगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. अब उस टॉपिक पर लिखने के लिए मैं सोचने लगी और सोचते सोचते अपने फाउंटेन पेन के टिप को चबाने लगी. एनी वन कुड रैम्बल ऑन. रैम्बल ऑन मीन्स टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग. एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द trick was to come up with convincing argument. Convincing argument means a statement made in such a manner that people believe it. तो कोई भी ऐसे ही कुछ भी लिख सकता था. Anyone could ramble on and leave big spaces. दो शब्दों के बीच में, तीन शब्दों के बीच में खूब ज़्यादा जगह छोड़कर पेजेस भर सकता था. लेकिन द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट. ट्रिक ये था कि उसमें जो कुछ भी लिखा जाए वो आर्ग्यूमेंट कन्विंसिंग हो, ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाएं जिस पर लोग विश्वास कर सकें. टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. ये सिद्ध करने के लिए कि बात करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास में ज़्यादा बात करती थी इसलिए ये असाइनमेंट मिला था. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. मैं सोचती रही और अचानक से एक आइडिया आया. आई रोट द 3 pages मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. मैंने 3 पेजेस लिखे उस टॉपिक पर जिसे मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया था, दिया था. उन्होंने पढ़ा और मेरे उस राइटिंग से वो सेटिस्फाइड भी हुए. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ स्टूडेंट्स ट्रेट.
मैंने उसमें अपनी दलील रखी थी कि बातचीत करना स्टूडेंट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, छात्र का लक्षण है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और अपने इस ट्रेट को मैं करती रहूँगी कंट्रोल में रहते हुए, नियंत्रण में रहते हुए। बट दैट आई वुड नेवर डू, but that I would never be able to cure myself of the habit, since my mother talked as much as I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. इन्होंने आगे कहा कि दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, अपने बातचीत करने के इस ट्रेट को, इस लक्षण को मैं क्योर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ भी बहुत बातचीत करती थी और मैं अपने इस इनहेरिटेड ट्रेट को, विरासत में मिले हुए इस लक्षण को कम नहीं कर सकती। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments. मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स बातचीत करने के लिए दिए थे, जो अपनी पक्ष रखी थी बातचीत करने के लिए, उसे पढ़कर बहुत हंसे भी। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे। लेकिन जब दूसरे लेसन में मैंने बात करनी शुरू की तो उन्होंने मुझे एक दूसरा एसे असाइन कर दिया, होमवर्क में दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार का जो टॉपिक उन्होंने दिया था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मीन्स that cannot be corrected, that cannot be rectified, जिसे सुधारा ना जा सके, that is incorrigible. I handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. जो उन्होंने मुझे असाइन किया, मैंने करके उन्हें हैंड ओवर कर दिया वर्क को, और मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मिस्टर किसिंग के पास कंप्लेन करने के लिए कुछ भी नहीं था 2 लेसन्स के दौरान। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड एनफ। लेकिन 3rd लेसन के दौरान कंप्लेन करने के लिए उनके पास पर्याप्त बातें थी। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा कि क्लास में बात करने के पनिशमेंट के रूप में तुम्हें ऐसे लिखना है जिसका टाइटल है क्वैक क्वैक क्वैक। द क्लास रोड, सारे बच्चे हंसने लगे, हंसकर ठहाके मारने लगे। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई, मुझे भी हंसना पड़ा इस बात को सुनकर। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity on the topic chatterbox. It was time to come up with something else, something original. My friend Sane, who's good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. मेरा फ्रेंड सेन पोएट्री में बहुत अच्छा था,
उसने मुझे अपना हेल्प ऑफ़र किया, उसने मुझे मदद की, उसने मेरी मदद की अपनी बात को वर्स के रूप में, कविता के रूप में शुरू से लिखने में। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विथ हिज रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। मैंने मिस्टर किसिंग के जोक को ध्यान में नहीं रखा, अपने पोएम को फिनिश किया, और पोएम बहुत खूबसूरत थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक। पोएम मदर डक के बारे में थी। एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स। इस पोएम में मदर डक थी, फादर स्वान थे, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। और इन्हें फादर स्वान ने मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, और किस्मत की बात थी, मिस्टर किसिंग ने एनी के इस जोक को सही ढंग से ले लिया। ही read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. मिस्टर किसिंग ने क्लास में उस पोएम को पढ़ा, उस पर अपना कमेंट दिया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और सिर्फ मेरे ही क्लास में उसे नहीं पढ़ा और कमेंट दिया, बल्कि दूसरे बहुत सारी क्लासेस में उसे पढ़कर उस पर कमेंट दिया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बात करने की अनुमति मिल गई, परमिशन मिल गई। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से मुझे फिर कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया। ऑन द कंट्रेरी, मिस्टर किसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। लेकिन इसके बावजूद मिस्टर किसिंग इन दिनों हमेशा जोक्स करते रहते थे। योर एनी। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल with slight adaptation. From the diary of a young girl, जैसा कि आपने शुरू में ही सुना है, एनी ने जो कुछ भी लिखा था उसे इंग्लिश लैंग्वेज में उनके फादर ऑटो फ्रैंक ने पब्लिश कराया था, और उसे नाम दिया था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उस डायरी ऑफ यंग गर्ल से एक छोटा सा अंश अभी आपने सुना। उम्मीद करता हूँ आपको यह लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।